गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम। जय हिंद सभी लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगी और आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। आज हम लोग समान हिंदी की ये दूसरी क्लास है। कल हमने आपको कई सारी बातें बताई थी हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे और धीरे धीरे जितनी भी हिंदी से संबंधित बातें हैं उन सब को जानेंगे। तो कल की चर्चा में हमने आपको बताया कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। आज हम लोग थोड़ी चर्चा वर्णमाला पे करेंगे, ध्वनि पे करेंगे, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि भाषा पढ़ने के लिए सबसे पहले भाषा का उद्भव और विकास, और उसके बाद फिर ध्वनि, और फिर व्याकरण, और फिर शब्द रचना या वाक्य रचना। श्याम चौधरी, यस, गुड इवनिंग एंड वेलकम। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। मैंने कहा था कि भाषा पढ़ते समय जो दूसरा पहला जो है वो है भाषा का उद्भव और विकास, और दूसरा पॉइंट जो है वो है ध्वनि, है ना, ध्वनि या वर्णमाला, है ना, ध्वनि या वर्ण, और उसी उसी के संग्रह को कहते हैं वर्णमाला। तो जरा हिंदी ध्वनि और वर्ण यहां नीचे लिख लेते हैं हम लोग। हिंदी की वर्णमाला, और इससे भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और ऐसे जब हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं तो एक बार वर्णमाला का विश्लेषण भी हमें जान लेना चाहिए कि वर्णमाला की संरचना कैसी है। हिंदी में जो वर्णमाला है वो भाषा की मूल इकाई है ना, उसकी प्रारंभिक इकाई है। वर्ण से ही, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। यस, बिपिन देशवाल, गुड इवनिंग। आप सब लोग अपने सवाल भी पूछिएगा, जहां जो लगे उससे पूछते रहिएगा, जहां आपको जिस तरह आपको जानना हो तो मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो वर्णमाला कैसी है हिंदी की? हिंदी की वर्णमाला में 3 तरह की ध्वनियां हैं। अगर हम ध्वनियों का विश्लेषण करें, यस, देशरथ, मारू, सरफराज अली, यस, खैर मकदम है आपका। तो अगर हम लोग ध्वनियों की, हिंदी की ध्वनियों की बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें किस तरह की ध्वनियां हैं। वर्ण विचार हम लोग जिसे कहते हैं, ऑर्थोग्राफी, है ना, वर्ण विचार, हिंदी की वर्णमाला, और इस पर जो वर्ण विचार करते हैं, पहला जो बिंदु है वर्ण विचार, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी, है ना, ऑर्थोग्राफी। तो दूसरा पॉइंट बनता है कि हम वर्णमाला, पहले हम भाषा के विकास को जाने, उसके बाद हम वर्ण विचार को जाने। थोड़ी सी, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए क्लास है। चतुर्थ श्रेणी के लिए मतलब इसमें समूचा सब कुछ है, देश, देशरथ, सारा कुछ है इसमें, हिंदी के सारा कुछ होगा। सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सब इसमें कवर हो जाएंगे। प्रिया, यस प्रिया, वेलकम। मैंने देख लिया है आपकी उपस्थिति, यस। तो आप सब लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछते रहिएगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा आप सबसे कि हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है, लेकिन अफसोस ये है
कि हम हिंदी को बेहद कम जानते हैं या उसका ठीक ढंग से हम प्रयोग नहीं करते। मैं एक बात इस पर बात करने से पहले एक चीज मैं कह दूं कि हमारे पास मुख्यतः दो भाषाएं हैं, दो लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर हम लोग देखें जिसमें हम लोग काम करते हैं तो टू लैंग्वेजेस आर अवेलेबल मेनली। एक तो हमारे पास इंग्लिश है और एक हमारे पास हिंदी है। मैं ऐसे एक समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। इंग्लिश हमने बाहर से ली है, उधार की भाषा है, इसलिए हमारी कभी अच्छी नहीं होती। और हिंदी को हम हल्के में लेते हैं, इसलिए हिंदी हमारी अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमारी सच मायने में देखा जाए तो हमारी ना हिंदी अच्छी है ना अंग्रेजी अच्छी है। और अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो हमारी स्थानीय बोली, जो हमारी अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली है, चाहे आपकी मारवाड़ी हो, मेवाती हो, जयपुरी, ढूंढानी हो, तो मुझे तो अंग्रेजी पसंद नहीं है प्रिया। अंग्रेजी पसंद का सवाल नहीं है प्रिया, इसको ऐसे नहीं ले। अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी, इंग्लिश इज ए स्किल नाउ, एक स्किल है वो, और आपको स्किल्ड होना पड़ेगा आज के जमाने में। इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंग्लिश मुझे पसंद नहीं। ना पसंद के भी हमें कुछ चीजें पसंद करनी पड़ती हैं। तो आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो जाननी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंग्लिश हमें उधार में मिली है तो हम ठीक ढंग से नहीं जानते, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हिंदी को हम गंभीरता से नहीं लेते और इसीलिए हमारी हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो मैं कहूंगा हाँ, यस, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रेंका भी है वो। उधार का तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना तो पैसा ना भाषा। सही कहा, वेरी गुड गुरु जी। अच्छा, मैं मारवाड़ी हूं, यस। मुको, तो आपकी भाषा मारवाड़ी या मेवाती या हड़ौती या ढूंढानी, जिस जो जयपुरी जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी हो, अगर एक भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। हम किसी एक भाषा के जरिए ही दूसरी भाषा सीखते हैं, ठीक है ना। एक भाषा हमारी माध्यम बनती है, खासकर मातृभाषा। याद रखिएगा, मैं थोड़ा आपकी रुचि पैदा कर रहा हूं इस तरफ। मातृभाषा आधार होती है किस चीज के लिए? दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए। और जब हमारी मातृभाषा अच्छी नहीं होगी तो हमारी दूसरी भाषा हरगिज अच्छी नहीं हो सकती। ये एक बड़ी गड़बड़ी में देखता हूं। यूपीएससी या आप राजस्थान पीसीएस देते हैं, आरपीएससी, जो भी, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कॉपी चेक करते हुए, निबंध पढ़ाते हुए, कि उनकी भाषा अच्छी नहीं है। आज के लोग वही 50-100 शब्दों से अपना काम चलाते हैं, भाषा सीखने की कोशिश नहीं करते और जैसे तैसे आंसर लिखते हैं और उसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप सब लोग अपनी एक भाषा जरूर बहुत अच्छी रखें, और एक भाषा आपकी अच्छी हुई तो आपकी अन्य सारी भाषाएं अच्छी हो जाए, ठीक है ना। यस प्रिया, मैं सब भाषा बोलती हूँ, मारवाड़ी, मेवाती, अच्छा, डोडारी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणी, फिर हिंदी, मराठी। पर इंग्लिश पसंद, पर इंग्लिश पर पसंद हिंदी है, लिखना और बोलना। अच्छा अच्छा, इतनी सारी भाषाएं आपको आती हैं, बोलती हैं आप, ये तो बड़ी बात है भाई। तो अच्छी बात है। भाषाएं हमें जितनी चाहे उतना अधिक से अधिक हमें सीखनी चाहिए, भाषाएं अच्छी होती हैं। और जितनी भाषा आप जानेंगे और जितने शब्द जानेंगे, यस, ओमकार एंड खुशी, जितनी भाषा और जितने शब्द जानेंगे आप, अगर मान लीजिए हिंदी भाषा ही आप जानते हैं, हिंदी आप जानते हैं, तो हिंदी के ही जितने वोकैबुलरी, यानी कि जितने आपके शब्द संपदा रहेंगे, है ना, वोकैब जिसको हम लोग कहते हैं, वोकैबुलरी, जितने शब्द संपदा रहेंगे, उतनी आपकी भाषा, उतनी आपका भाषा पे कमांड होगा, उतना सशक्त तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। जितनी भाषाएं आए, किसी एक भाषा के जितने अधिक शब्द आए, विभिन्न भाषाओं के शब्द आए, आप उतनी ही शानदार तरीके से अपनी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और एक बात मैं और कह दूं
क्योंकि अभी हम लोगों ने भाषा पढ़ना शुरू किया है, कि अमूमन हम लोग समझते हैं कि कोई भाषा जो है वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? तो हम लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम है। चलिए मैं लिखवा भी दूंगा, अभी अभी मैं नोट कराता हूं, थोड़ा बड़ विचार पर आकर भाषा पे बात करते हैं हम लोग। तो भाषा के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। नहीं, ये इट इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। भाषा मस्तिष्क का आईना है। आपके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, जैसे ही आप बोलते हैं, आपकी पूरी की पूरी इमेज सुनने वाले के सामने जाहिर हो जाती है। इसलिए भाषा को कभी भी हल्के में ना ही लेना चाहिए और ना ही यह समझना चाहिए कि जैसे मन वैसे बोलकर अपनी बात कह के चल देना। भाषा आपकी पूरी बैकग्राउंड, पूरी पृष्ठभूमि का परिचय देती है। ठीक है ना? जो व्यक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से अपने व्यक्ति करता है, उसे उसके बारे में पता चलता है। तो मैं कहूंगा कि इसे कभी भी आप उस रूप में ना लें, बल्कि जब भाषा का प्रयोग करें तो थोड़ा अलर्ट रहें, उचित और सटीक शब्दों का प्रयोग करें, धारा प्रवाह बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। भाषा बोलते समय, लिखते समय भाषा में पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। कहां ठहराव है, कहां प्रवाह है, कहां रुकना है, कहां सुनना है, कहां बोलना है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। और यदि आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, साक्षात्कार में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और जीवन में भी जब आप किसी से मिलेंगे, संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे, तो अपनी अभिव्यक्ति के कारण न केवल अपनी बातों को आप कन्वे कर पाएंगे, बल्कि आप उन अपने जिससे संवाद चल रहा है उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा, अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे और बातों में असर भी होगा। यस प्रिया, सही कहा कि ऐसा बोला जाता है कि भाषा से हमारे संस्कार झलकते हैं। राइट, बिल्कुल। संस्कार क्या है? जो हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से संरक्षित हैं, वो संस्कार है, अच्छे विचार संस्कार है, और भाषा का प्रयोग से वो बातें आती हैं। ठीक है ना? यस। तो आप सबका रुझान में आपका इस तरफ लाना चाहता हूं। दूसरी बात यह भी है कि जरा इससे पहले, वर्णमाला से पहले एक बात मैं और कह दूं थोड़ा, कि दो चीजें हैं। कल मैंने हिंदी भाषा, कल की क्लास जिन्होंने की होगी उनको पता होगा, कल हमने पूरा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हमने पढ़ा दिया। कल पूरा एक ही क्लास में हमने सारी चीजें बता दी। लेकिन थोड़ी कल हमने बोली, भाषा, उपभाषा, कहां से हिंदी आई है, सारी बातें हमने बताई। हिंदी भाषा के वर्णमाला पर बात करने से पहले एक बात मैं और कह दूं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, जरा ये भी जानना चाहिए। देखिए, बोली सबसे पहले आती है, अगर इसका विकास हम लोग देखें तो बोली, और बोली ही विकसित होकर बनती है विभाषा, विभाषा, और विभाषा विकसित होकर बनती है भाषा। ठीक है ना? ऐसा क्रम होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बोली को देखें तो बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम। बोली एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम। देखिएगा, मेरी हैंडराइटिंग अगर दिखाई ना दे तो मुझे कहिएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। फिलहाल तो मैं छोटा ही लिख रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइएगा। बोली एक सीमित क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। जैसे जयपुरी या ढूंढानी तो कहां बोली जाती है? वो जयपुर के आसपास ही बोली जाती है। मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो तो ये जो है बोलियों का एक क्षेत्र होता है,
अवधि अवध में बोली जाती है, ब्रज ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली में समस्या यह है कि बोली में एकरूपता नहीं होती। व्याकरण ना होने से बोली में एक रूपता नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, यानी कि बोली बदल बदल जाती है। आपने कहावत सुनी होगी कि कोस कोस में पानी बदले, 5 कोस में बाणी। तो बोलियां बदल बदल जाती है, क्योंकि बोलियों का व्याकरण नहीं है, रूप निश्चित नहीं है। जैसे हिंदी का मैं कहूं तो हिंदी का कहना होगा कि हिंदी में अगर एक सेंटेंस लिखा जाए कि मुझे जाना है, मैं बता रहा हूं एक रूपता, मुझे जाना है, तो आप राजस्थान में लिखें, दिल्ली में लिखें, बिहार में लिखें, पंजाब में लिखें, कहीं भी लिखेंगे, अगर आप जाना है तो आप लिखेंगे कि मुझे जाना है। आप ये नहीं लिखेंगे जैसा लोग दिल्ली में गड़बड़ करते हैं, लोग लिखते हैं कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। या दक्षिण भारत में कोई लिखे, दक्षिण भारत में कोई कहे कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो हम दोनों इन दोनों सेंटेंस को गलत ठहरा देंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का मानकीकरण है, भाषा का एक मानक रूप होता है, बोलियों का मानक रूप नहीं होता। तो बोलियों में एक रूपता नहीं होती क्योंकि बोलियों में व्याकरण नहीं होता। ठीक है ना? बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। इसके अलावा बोलियों में प्राय साहित्य भी नहीं मिलता, कम मिलता है साहित्य बोलियों में। बोलियों में प्राय साहित्य का अभाव, प्राय यानी कि हमेशा नहीं, प्राय कभी कभी, ज्यादातर मामलों में अभाव रहता है। बोलियों में साहित्य लिटरेचर नहीं है। तो बोली भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप है। बोली भाषा का सबसे शुरुआती दौर है, सबसे सबसे शुरुआती। यही बोली विकसित होकर आगे चलकर बनती है भाषा। अब बोली के उदाहरण देखिए, बोली के उदाहरण, बोलियां, बोली का जैसे मैंने कहा जयपुरी, जयपुरी जिसका नाम है ढूंढानी, मेवाती, मारवाड़ी, मैं सब राजस्थान की बोलियों के नाम बता रहा हूं, आदि आदि। वैसे 17 बोलियां हैं, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, ऐसे 17 बोलियां हैं। लेकिन मैं अभी राजस्थान की बोलियों का जिक्र कर रहा हूं। ठीक है ना? क्लियर है? ढूंढानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, हाड़ौती, यस, बागड़ी, ओमकार राजपूत। कोई पर्सनल बातचीत ना करें, प्रिया से बाद में बात कर लीजिएगा। क्लास में बातचीत नहीं करते, क्लास में केवल आप मुझसे मुखातिब होइए, इंडिविजुअल बातचीत मत करिए। ठीक है ना? वरना क्लास जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। यस ओमकार, थैंक यू। तो ठीक है ना? तो बोली ये हो गई बोली, बोली का उदाहरण हमने दिया। अब आ जाइए जरा, दूसरा हमने लिखा था विभाषा, डायलेक्ट, विभाषा। इसकी स्थिति क्या है विभाषा की? विभाषा बोली से थोड़ी आगे, बोली, बोली से, बोली से थोड़ा विस्तृत,
और भाषा से और भाषा और भाषा की तुलना में कम। भाषा के तुलना में कम यानी कि बोली, अगर हम लोग ऐसे कहें कि बोली और भाषा के बीच की स्थिति, बोली और भाषा के मध्य की स्थिति विभाषा है। बोली और भाषा के मध्य की स्थिति विभाषा है। जैसे जैसे अवधि, अवधि है, ब्रज है, भोजपुरी है, ये सब बोलियां बहुत प्रचलित है। भाषा इतनी तो नहीं है लेकिन बहुत प्रचलित है। इनका क्षेत्र व्यापक क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है इनका प्रयोक्ता क्षेत्र, जहां ये प्रयोग में होती हैं वहां व्यापक है। भाषा इतना नहीं लेकिन बोली से ज्यादा बड़ी। आपकी राइटिंग थोड़ी कम समझ आती है प्लीज प्रिया, सर आपकी राइटिंग कम समझ आती है। अच्छा ऐसी बात है तो चलिए मैं देखता हूं, ऐसे कम समझ में आ रही है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। अब दिख रही है हैंडराइटिंग, जरा देखिए, क्या अब दिख रही है आपको? शायद मैं छोटे लेटर में लिख रहा हूं इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं इसको और ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ा जल्दी में घसीट कर लिख देता हूं, मैं और ठीक कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया है, आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं ऐसे लिख दूंगा विस्तृत, अब मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो अवधि और ब्रज के, अवधि ऐसे मैं लिख दूंगा अब, ठीक है ना? आपने याद दिला दिया तो ठीक किया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूं, ठीक है ना? तो बोली से थोड़ा विस्तृत और भाषा से थोड़ी सी कम प्रचलित, उसको कहते हैं विभाषा। और तीसरी स्थिति है भाषा, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, भाषा। भाषा का जो क्षेत्र है, भाषा का व्यापक और विस्तृत क्षेत्र, व्यापक और विस्तृत प्रयोक्ता क्षेत्र, यानी कि जहां प्रयोग किया जाता है, व्यापक और विस्तृत प्रयोक्ता क्षेत्र भाषा का। सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त, इसका प्रयोग किया जाता है, सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त, है ना? सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त इसका व्याकरण, भाषा का व्याकरण, भाषा का व्याकरण होता है। अतः अतः भाषा में एक रूपता होती है, भाषा में एक रूपता होती है। भाषा में, भाषा का व्याकरण होता है, अतः भाषा में एक रूपता होती है। पर्याप्त साहित्य होता है, पर्याप्त साहित्य रचना। तो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे भाषा, जैसे हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, ये सब भाषाएं हैं जिनका क्षेत्र काफी बड़ा होता है।
तो 3 स्तर है भाषा के, बोली, भाषा और बोली, विभाषा और भाषा। ठीक है ना? तो बोली, भाषा और विभाषा, कोई भी बोली आगे चलकर भाषा बनती है। यस विपिन, समझ में आ रहा है सब कुछ? श्याम चौधरी, ओके थैंक यू। तो कोई भी बोली ही आगे चलकर धीरे धीरे विकसित होती हुई भाषा बनती है। एक जमाने में जब संस्कृत भाषा थी तो उसके समानांतर लौकिक संस्कृत चलने लगी। फिर लौकिक संस्कृत जब भाषा बन गई तो उसके समानांतर पाली बोली चलने लगी। फिर पाली बोली से भाषा बन गई। जब वो भाषा बन गई तो उसके सामने फिर प्राकृत बोली बन गई। फिर प्राकृत आगे चलकर भाषा बन गई। उसका बिखरा हुआ रूप अपभ्रंश बोली में चलने लगा। फिर बोली, तो बोली और भाषा दोनों अलग अलग होती है। बोली में व्याकरण और शुद्धता नहीं होती। जैसे और हमेशा जब एक भाषा चल रही होती है, मानक भाषा, तो उसके समानांतर कई बोलियां भी चल रही होती है। जैसे हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी, क्या हम लोग घरों में ऐसे बात करते हैं? इतने औपचारिक नहीं करते। हिंदी, हम घरों में जब बात करते हैं हिंदी, तो उसमें बोलियों के शब्द मिलाकर अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। तो बोली का रूप जो है अनगढ़ है और भाषा का रूप गढ़ा हुआ होता है। बोली अनौपचारिक होती है, भाषा औपचारिक होती है। ठीक है ना? याद रखिएगा कि बोली, अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे कहूं, निष्कर्ष के तौर पे तो हम लोग कह सकते हैं 2 बातें कि कोई बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। कोई बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। बोली का स्वरूप अनौपचारिक होता है, जबकि भाषा औपचारिक। औपचारिक यानी कि एकदम फॉर्मल होती है, व्याकरण में बंधी हुई। ठीक है? कोई बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। बोली का स्वरूप अनौपचारिक होता है, जबकि भाषा औपचारिक। बोली बदल बदल जाती है, जबकि भाषा स्थिर रहती है। बोली बदल बदल जाती है, जबकि भाषा स्थिर रहती है। ठीक है ना? याद रखिएगा, भाषा और बोली में यही अंतर है। क्लियर है सबको? सब लोग क्लियर है ना? धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं भाषा के तरफ, सिलेबस के तरफ। पहले थोड़ा आपको इसके तरफ आपका रुझान पैदा कर रहा हूं। आपका रुझान पहले पैदा हो जाए। ओके, यस। श्याम चौधरी, विपिन देशवाल, यस। ओके, चलिए, तो ये हो गई। अच्छा, भाषा भाषा का मैं कह रहा था, थोड़ा भाषा का भी जाने। भाषा क्या है? भाषा क्या है अगर हम लोग इस पर बात करें,
तो भाषा जो है उस शब्दों का एक प्रयोग है, शब्दों का एक व्यवहार है जिसे हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, है ना? तो अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। अभिव्यक्ति का माध्यम, पहली चीज। ठीक है ना? अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनियों का समूह है जिसे आ से निकलता है। किंतु एक चीज याद रखें, किंतु भाषा हमारे मन मस्तिष्क का दर्पण भी है, जो हमारे संस्कारों को व्यक्त करती है, जो हमारे संस्कारों को व्यक्त करती है। अगर ये लिख देंगे हम लोग तो थोड़ा सा ज्यादा इसका अर्थ बढ़ जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम तो है भाषा, ध्वनियों का समूह है, किंतु भाषा हमारे मन मस्तिष्क का दर्पण भी है, जो हमारे संस्कारों को व्यक्त करती है। ठीक है ना? तो भाषा को हम व्यापक अर्थ में लेंगे। सोचिए कि जब भाषा नहीं थी तो कैसा रहा होगा। ये भाषा ही है जो हम सबको कनेक्ट करती है, कनेक्ट करने का जरिया भी है। अग्नि और भाषा, ये दो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और इन दोनों ने, भाषा और अग्नि की खोज ने मानव सभ्यता के जीवन को बदल दिया। क्योंकि जब ये दो चीजें नहीं थी तो मनुष्य बड़ा संघर्षमय जीवन जी रहा था। अग्नि ने पकाना, खाना पकाना और तमाम जंगलों को जलाना, रहना, कई सारे साधनों का, कई जीवन के सुविधाओं का साधन बना। और भाषा के कारण लोग सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन के करीब आए। लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपने विचारों को व्यक्त किया, एक दूसरे को समझना शुरू किया, और इससे सभ्यता में समाज का निर्माण हुआ। तो भाषा और अग्नि, ये दो मनुष्य की अप्रतिम खोज है, अद्भुत खोज है, जिसने मानव सभ्यता के इतिहास को बदल दिया। दूसरी बात कि भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के प्रकार अगर हम देखें, भाषा के प्रकार अगर हम लोग देखें एक बार, तो तीन प्रकार हम लोग कह सकते हैं। एक तो मौखिक भाषा, जो हम बोलते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तीन तरह से हमारे ये भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। मौखिक भाषा आप जानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जिसमें मैं बोलूं नहीं, लिखूं और आप पढ़ लें, ये लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा भी है। आप देखिए, आप जब सड़क पे जाते हैं तो रेड लाइट के चिन्हों से हम समझ जाते हैं कि ग्रीन है चलना है, रेड है रुकना है, येलो है अलर्ट होना है। कई बार हम इशारों से भी बात करते हैं, किसी को खामोश चुप रहने के लिए हम ऐसे मुंह पे उंगली रखते हैं। हम नजरों से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं, हाव भाव चेष्टाओं से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जिन संकेतों के अब अर्थ फिक्स हो गए हैं।
अगर वैसा संकेत किया तो उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी उंगली ऐसे मुंह पे रखूं तो आप समझ जाएंगे कि चुप रहने की बात कही जाए। और ये भाषा भी बहुत सशक्त है, याद रखिएगा, ये कम नहीं है, मौखिक और लिखित से कम नहीं है सांकेतिक। क्योंकि कहते हैं कि जब दो व्यक्ति चुपचाप बैठते हैं, खामोश बैठते हैं, तब सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। याद रखिएगा, केवल बोलकर ही हम बात नहीं करते, बल्कि मौन रहकर भी हम बात करते हैं। मौन की भी अपनी एक भाषा है, और मौन की भाषा सबसे सशक्त भाषा है, क्योंकि लिखित और बोलने में रुकावट पैदा होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा, मौन की भाषा में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। मौन की भाषा निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए मौन भी एक अभिव्यंजना है। एक हिंदी के कवि हुए अज्ञे, उन्होंने कविता लिखी कि मौन भी एक अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। यानी कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही बोलो, चुप रहो। तुम चुप रहोगे तो भी तुम्हारे अर्थ हम समझ जाएंगे। तो मौन भी एक अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। ठीक है ना? तो ये भाषा के प्रकार हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाषा का निर्माण, भाषा कैसे बनती है। भाषा का उद्भव हम लोगों ने पढ़ लिया, उद्भव विकास, कल की क्लास में। भाषा का निर्माण, तो भाषा का निर्माण में अगर हम लोग देखें तो पहले है वर्ण, या इसी को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि से फिर वाक, ध्वनि से फिर शब्द, शब्द से फिर वाक्य, और वाक्य से फिर पूरी रचना। वाक्य के बाद फिर पूरी रचना, जो भी हम लिखते हैं उसको रचना कहते हैं, पूरी रचना। तो ये है शब्द भाषा का निर्माण। ठीक है ना? तो जो पहला बिंदु है वो है वर्ण, और वर्ण पर जब विचार करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। तो आज हम लोग ऑर्थोग्राफी पे बात करेंगे, यानी कि ध्वनियों की व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था जो हमारी हिंदी की वर्णमाला में है, ध्वनि व्यवस्था या हिंदी वर्णमाला। ठीक है? हिंदी वर्णमाला या हिंदी, ठीक है, आगे बढ़े। सर, सर जी, ये रीत के लिए यूजफुल है क्या? रीट के लिए, ये सभी के लिए है मिस्टर मुकुल। ये हिंदी क्या सामान्य हिंदी है, जो सब जगह अब आपके लिए उपयोगी है। यहां तक कि आपके आपके जीवन में भी ये उपयोगी है, हर जगह उपयोगी है। तो जहां आपको ठीक लगे वहां इसका यूज कर लीजिएगा। किसी कवि ने कहा कि मेरे शब्दों के अर्थ अनेक हैं, जो तुमसे लग जाए लगा लेना। तो जहां जहां आपको फिट लगे समान हिंदी की ये बातें, वहां वहां आप लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ इसका यूज करना है, कहीं भी आप यूज कर सकते। तो हम लोग आज बात करेंगे वर्ण विचार पे, यानी कि वर्णों की व्यवस्था पे। आइए, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, या कुल कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है ना? 11 + 41, 11 +
41 इक्वल टू 52। ठीक है ना? 11 प्लस 41, 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन और अन्य, तो 52 हैं। और बड़े मजे की बात है कि इंग्लिश में भी 52 ही है। इंग्लिश में भी लेटर्स की संख्या कितनी है? 26 हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, है ना? 26 लेटर हम लोग कहते हैं, लेकिन असल में ये 52 है, क्योंकि कैपिटल 26 है और स्मॉल भी 26 है, टोटल 52 है। अंग्रेजी वाले कहते हैं कि हमारे पास लेटर्स कम है, हम ज्यादा सटीक लैंग्वेज है, लेकिन स्मॉल और कैपिटल को मिला दे तो ये भी 52। अच्छा, आप कहेंगे कि सर दोनों तो एक ही है, लेकिन दोनों एक है, लेकिन दोनों लिखे जाते हैं अलग अलग। जैसे आप देखिए, कैपिटल में लिखते हैं ए ऐसे और स्मॉल में लिखते हैं ए ऐसे, दोनों अलग अलग है कि नहीं? पी लिखते हैं ऐसे और यहां लिखते हैं ऐसे, डी लिखते हैं, डी लिखते हैं ऐसे और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, ई लिखते हैं ऐसे और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। अंग्रेजी वाले बोलते हैं कि हमारे पास 52 है। ठीक है ना? प्रिया, प्रिया लिख रही है 52, फिर कह रहे 36, तो फिर आपने 41, 11 41 लिखा कैसे? अब सुनिए, मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे 52 है, पहले पढ़ते जाइए फिर देखिएगा। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी इंग्लिश में भी 26 कहते हैं, लेकिन हिंदी उसके स्मॉल और कैपिटल को अगर आप देखिए तो वो भी 52 लेटर बन जाते हैं। उनके यहाँ भी दोनों की अलग अलग लिखावट है भाई, लिपि चिन्ह है अलग अलग, तो अलग अलग काउंट करेंगे हम। बहरहाल हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों का ध्वनि या वर्णों का वर्गीकरण अगर हम लोग करें, वर्णों का वर्गीकरण तो कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके से हम लोग कर सकते, 3 वर्गों में उसे बांट सकते। नंबर 1 स्वर ध्वनियां, नंबर 2 व्यंजन ध्वनियां और नंबर 3 अयोगवा ध्वनियां। अयोगवा ध्वनियां, ठीक है ना? स्वर व्यंजन अयोगवा। अब देखिए जरा एक एक करके। सबसे पहले जरा देखिए स्वर को, जिसको वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 11 है, और इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो पहले जान लीजिए कौन कौन है। अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ी ऊ है, री है, ए है, ऐ है, औ है और औ है। ये है कुल स्वर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? 11 है, और इन 11 का भी विभाजन किया गया है। कैसे किया गया है? ह्रस्व ध्वनि, ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती हो मुंह से, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ठीक है ना? ह्रस्व जिनके उच्चारण में, अच्छा, इसके बारे में एक बात बता दूं मैं जरा, ह्रस्व स्वर के बारे में। पहले स्वर के बारे में बता दूं मैं एक चीज, कि स्वर कैसी ध्वनियां हैं, कहीं लिख लीजिएगा। स्वर किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वतंत्र ध्वनियां, स्वतंत्र ध्वनि, यानी कि जिसके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और स्वर के उच्चारण के लिए व्यंजन किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं स्वतंत्र ध्वनियों। स्वर कौन सी है? स्वतंत्र ध्वनियां। और कितने कितने तरीके के हैं?
एक तो है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 4 ही हैं। वैसे तो हम लोग काउंट करते हैं ज्यादा, लेकिन ह्रस्व स्वर सही मायने में 4 ही हैं, है ना। मूल स्वर भी इनको हम लोग कहते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन अक्सर में देखा जाए तो उनकी संख्या 4 ही है। अ, ई, उ और री, ठीक है ना। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मूल स्वर कितने हैं तो 4 हैं। जस्ट मिनट जरा। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जरा एक बार कंफर्म करिएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यस मुकुल, मैं वही एक एक करके चल रहा हूं धीरे धीरे। तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? जस्ट मिनट। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। लिख लिया है? नोट कर लिया है? यस सर, ओके। जिनको बोलने में कम समय लगता है, समय के हिसाब से ह्रस्व, ठीक है ना। अगर अगर ह्रस्व स्वर बोलने में 1 सेकंड लगता है तो दीर्घ स्वर बोलने में 2 सेकंड लगता है, और प्लुत बोलने में 3 सेकंड लगता है। तो मुंह से जो हवा निकलती है और समय लगता है, उसके हिसाब से स्वर ध्वनियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, बाकी के सभी आ, ई, उ, ए, ए, ओ और ओ, ये सभी दीर्घ स्वर है। ए हम लोग कर देते हैं, सुविधा के लिए करते हैं, ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये ह्रस्व ये दीर्घ, लेकिन सही मायने में ये सब दीर्घ स्वर हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत, प्लुत स्वर का संख्या कोई नहीं है, बस प्लुत का एक चिन्ह है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, इसका चिन्ह है ऐसे 3। और उदाहरण हम लोग कह के बोलते हैं राम, है ना। राम,
ऐसे करके राम, बीच में 3 लगा देते हैं। 3 लगा दिया तो हम लोग अ को 3 बार लंबा खींचेंगे, राम। या एक और उदाहरण आपको मैं दूं, ओम। ओम यानी कि ओम नहीं बोलना है, ओम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ओम नहीं, ओम। ठीक है ना? तो प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है बोलने में, लंबा खींचते हैं, राम, ओम। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं। ठीक है? और भी एक विभाजन किया जाता है, क्लियर है सबको ना? आगे बढ़े हम लोग। एक और विभाजन किया जाता है, मुख से उच्चारण के आधार पर स्वरों को अलग अलग विभाजित किया जाता है। जैसे पश्च स्वर, अग्र स्वर, है ना, और विविध स्वर, अर्धवृत, अर्धविविध स्वर। ठीक है ना? जैसे पश्च स्वर जो पीछे से उच्चारण होते हैं, स्वर मुख में पीछे से, आ उ औ, है ना, और अग्र जो आगे से बोलते हैं, ई उ, ई, है ना। तो ऐसे जो है वो, तो ऐसे भी स्वरों का विभाजन किया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जरा, लिख लीजिएगा, मुख से उच्चारण, मुख से उच्चारण के आधार पर, स्वर के आधार पर मुख से उच्चारण के आधार पर मुख से उच्चारण के आधार पर स्वर, पहला, पहला जो है वो है पश्च स्वर, अ, आ, उ, ऊ, औ और औ। ये सब मुख से आगे, आगे से उच्चारित होते हैं, पीछे से उच्चारित होते हैं, पश्च स्वर। ठीक है ना? ये सब पीछे से, आ उ औ। और इसी तरीके से दूसरा है अग्र स्वर, अग्र जो मुख के अगले भाग से उच्चारित होते हैं, अग्र स्वर, ई, ई, ए, ये सब है अग्र स्वर। ये मुख के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं। तीसरा है संवृत स्वर। संवृत स्वर कहते हैं मुख को गोल बनाकर उचित करना, गोल बनाकर उच्चारण, मुख को गोल बनाकर उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं संवृत स्वर। जैसे उ, ऊ, उ, ऊ, औ, औ। ये जो है, ये है मुख को गोल बनाकर हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संवृत, यानी कि गोल, संवृत यानी कि गोल। ठीक है ना? और एक होता है अवृत, अवृत जहां होठ को गोल नहीं बनाते।
अवृत्त स्वर, जहां होठ को गोल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अ, आ, ई, ई, ए, अवृत्त जिसमें गोल ना बना जाए, संवृत्त जिसमें कि गोल बनाना पड़ता है होठ को, मुख को गोल या होठ को गोल बनाना पड़ता है। उ, ऊ, ओ, अ, आ, ई, ए। तो ये हो गया अवृत्त स्वर। ठीक है ना? क्लियर है सबको? प्रिया? यस। तो ये हो गया स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे, और तब फिर हम लोग अयोगवाद ध्वनियों की बात करेंगे। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन का मतलब पकवान भी होता है, और व्यंजन कई कई प्रकार के होते हैं खाने वाले, वैसे तरीके से व्यंजन भी कई प्रकार के हैं। तो अब जरा व्यंजन पे हम लोग बात करते हैं। लिख लिया है सभी लोगों ने? आगे बढ़े। श्याम चौधरी, एस के मीना, यस। तो अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यंजन की। नंबर 2, व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि व्यंजन वो ध्वनियां हैं, व्यंजन और ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनियां। स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनियां, उसको व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना? ये व्यंजन की सहायता से उचित होती है, स्वर की सहायता से उचित होती है। अब जरा वर्गीकरण देखिए, व्यंजन का वर्गीकरण। प्रिया बहुभाषी, यस। तो व्यंजन का वर्गीकरण करें। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? ये 5 वर्गों में है, और 5 5 इनकी संख्या है, टोटल इनकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन 25, 5 वर्ग, 5 वर्ग और 5 वर्ण। 5 वर्ग और 5 वर्ण, जैसे क वर्ग, है ना, च वर्ग, 5 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग में आप तो जानते ही हैं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूं मैं। हम सब जानते ही हैं, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ठ, ण, त, थ, द, थ, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, ह, म। तो ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग की 5 ध्वनियां। तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई? टोटल संख्या इनकी हो गई 25। लिख लिया है? यस। सब लोग लिख रहे हैं ना? क ख ग 36। क ख ग घ 36 कैसे लिख रहे हैं प्रिया? 25। अब आगे बढ़िए जरा। अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा है अंत्यस्थ। अंतअस्थ। अंतअस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये अंत्यस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। तीसरा विभाजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? ये भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये 4 हैं। ये भी 4 हैं। ठीक है। एक विभाजन किया जाता है, एक विभाजन है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं? छ, छ, त्र, या और स्त्री वाला स। ये भी 4 हैं। छत्र, ज्ञा और श। ठीक है। मेरी आवाज मिल रही है ना? आप लोग की कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? आवाज मिल रही है मेरी ना? हाँ, एक बार जब बता दीजिएगा कि आवाज तो मिल रही है। सबको मेरी आवाज मिल तो रही है? एक बार जरा बता, कंफर्म करिएगा। हाँ बिपिन, यस। आप सब लोग कुछ, आप सब लोग थोड़ा बीच बीच में बोलते भी रहिए कि मुझे मालूम चले। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ूं मैं? लिख लिया होगा आप सबने? आगे लिखिए नंबर 5, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो हिंदी में आया है, पहले की भाषा में नहीं था। उच्छिप्त व्यंजन 2 हैं।
और ये दो कौन कौन से हैं? ड़ और ड। ड़ और ड उच्छिप्त ध्वनियां हैं जो हिंदी में आई हैं, है ना। उच्छिप्त व्यंजन दो है, याद रखिएगा। ऐसे विभाजन किया जाता है उच्छिप्त। ये हिंदी में पहली बार आई, और ये इनके बारे में मैं बता दूं यहीं कि ये किसी भी शब्द में पहले नहीं आते। ये किसी भी शब्द में पहले नहीं आते, याद रखिएगा। जैसे ढोलक या डाली। डाली कभी बिंदी नहीं लगेगी। डाली, डमरू, है ना। ढोल कभी भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से ढोक, ये कभी भी नहीं लगेगा। कहां लगता है? अंदर लगता है। जैसे लड़का, लकड़ी, है ना। लड़ना, तो कभी भी अंदर लगता है। नीचे वाला नुक्ता वाला, ये नीचे बिंदी वाला जो उच्छिप्त ध्वनियां, ये हमेशा अंदर लगती है। इसी ढंग से ढ का देखिए, ढोल कभी भी पहले नहीं लगेगा। ढोल, ढोलक, ढक्कन। तो याद रखिए, कभी भी ये अंदर नहीं आएगा, पहले वर्ण में नहीं लगेगा, अंदर लगता है। जैसे अगर इसी का हम लोग अंदर देखें तो पढ़ाई, अब इसमें लगेगा पढ़ाई। बुढ़िया, बढ़िया, बढ़िया, है ना। तो अंदर लगता है। ये उच्छिप्त ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होते, आज दिमाग में बिठा लीजिएगा। कभी भी लिखने में आपको कंफ्यूजन होता है कि शुरू में बिंदी लगानी है क्या? नहीं, कभी भी शुरू में ये नहीं आते। क्लियर है सबको? याद कर लीजिएगा। कभी इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, ठीक है ना। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, हमेशा ये बीच में आते हैं। ओके। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट क्या होता है? यस मोनो, आपने अच्छा सवाल पूछा। अब मैं दिखाता हूं प्रोनाउंसिएशन में। जैसे देखिए, अगर इसमें बिंदी हम ना लगाएं तो इसको क्या उच्चारण होगा? पढ़ाई, पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई नहीं होता, क्या होता है? पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है। इसी ढंग से अगर हम लिख रहे हैं लड़का और नीचे बिंदी ना लगाएं तो क्या उच्चारण होगा? लड़का, लड़का, ये ड हो गया, लड़का। लेकिन इससे क्या हम लोग लिखेंगे? नीचे बिंदी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का। तो ढ बिंदी ना होने से ड ढ हो जाता है, और ड़ जो है ड हो जाता है। तो उच्चारण में फर्क पड़ता है बिंदी लगने से। पढ़ाई, लड़का, ये गलत उच्चारण है ना। हरियाणा वगैरह में बोल देते हैं लोग लड़का या पढ़ाई, लेकिन गलत है। और ये अपने हिंदी में दो ही जगह ऐसा लगता है, नीचे वाला बिंदी, नीचे वाली बिंदी दो ही जगह लगती है। उर्दू में नुक्ता लगता है। उर्दू के फॉन्ट में, उर्दू के ध्वनि में 5 ध्वनियों में लगता है। हम लोग उर्दू का पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। उर्दू की 5 ध्वनियां हैं। क,
फ, ग, ज और फ, इन 5 ध्वनियों में बिंदी लगती है, नुक्ता लगता है, इसको कहते हैं नुक्ता। तो उर्दू का ये सिस्टम है नुक्ता। हमारे यहाँ नुक्ता नहीं है, हमारे यहाँ ये बिंदी लगती है, नुक्ता नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं नुक्ता। और नुक्ता भी जरूरी है, नुक्ता के बिना खुदा जुदा हो जाता है। ठीक है ना? जैसे शब्द है जरा, अगर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया बुढ़ापा या कमजोर, और अगर इसमें नुक्ता लगा देंगे तो जरा, जरा का मतलब हो गया थोड़ा। जरा, इसका उच्चारण बदल गया, ये है जरा और ये है जरा। जरा, जरा और जरा दोनों अलग अलग है, हिंदी का जरा और उर्दू का जरा। तो एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है सबको? ओके, चलिए अब देखिए जरा, अब मैं पीछे आता हूं और ये तो मैंने बता दिया। अब नंबर 6, नंबर 6, नासिक ध्वनियां। नासिक, नासिक या पंचमाक्षर, पंचमाक्षर व्यंजन जिसको कहते हैं, पंचमाक्षर व्यंजन, ये कितने हैं? 5 हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे अंग, य, ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इनको पंचमाक्षर कहते हैं, 5वां अक्षर है इसलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, यहां नोट में कर लीजिएगा एक बात, या ऐसे लिख लीजिएगा कि पंचमाक्षरों की जगह इन ध्वनियों के स्थान पर, इन ध्वनियों के प्रयोग, इन ध्वनियों के प्रयोग के स्थान पर अब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है बशर्ते, बशर्ते ये ध्वनियां, इन ध्वनियों के प्रयोग के स्थान पर अब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते ये ध्वनियां अपने ही अपने ही अपने ही वर्ग की ध्वनि के साथ संयुक्त हो। जैसे अगर ये ध्वनियां, पंचमाक्षर ध्वनियां अपने ही वर्ग के साथ चिपक के आई हो तो उनके जगह पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, इन ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना? अगर अपने ही वर्ग के साथ चिपक कर आई हैं, जैसे जैसे देखिए हिंदी, हिंदी, नौ और दो, नौ पंचमाक्षर है नौ, और किसके साथ चिपकी हुई है? द के साथ, अपने ही वर्ग के साथ पंचमाक्षर जुड़ा हुआ है। नासिक ध्वनि अपने ही वर्ग के साथ, है ना? त थ द ध न,
तो नौ और दो एक ही वर्ग का है, नौ पंचमाक्षर है, इसीलिए इसकी जगह पे अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार ऐसे हिंदी, ये प्रमाणिक है, ये ज्यादा सही है, ऐसे लिखना जरूरी है। जैसे शब्द है संबंध, संबंध, म ब, म पंचमाक्षर है, ब के साथ जुड़ा है अपने ही वर्ग के साथ में, प फ ब भ म, त थ द ध न, न पंचमाक्षर है, म पंचमाक्षर है। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे सही तरीके से, अनुस्वार लगा देंगे और इसका प्रयोग हम ऐसे करें। संबंध हिंदी। प्रिया क्या लिख रही हैं बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा? तो याद रखिएगा कि ये पंचमाक्षर प्रयोग में नहीं होते, पंचमाक्षर के जगह पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया? यस, चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात। यस। तो ये पंचमाक्षर, एक और दो विभाजन और है, एक है लुंठित ध्वनि, लुंठित ध्वनि कहते हैं। लुंठित ध्वनि एक है ना? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कहिए ध्वनि की जगह। लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं? रॉ को कहते हैं, क्योंकि जीभ के साथ टकरा के आता है लॉ, रॉ, रॉ। और एक व्यंजन का नाम है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ये कौन सा है? ये है लॉ, पीछे से आता है लॉ, पार्श्व यानी कि पीछे, पार्श्विक पीछे से। ओके प्रिया, यस। तो लुंठित व्यंजन है रॉ, और लुंठित उसको कहने के पीछे है कि उच्चारण में सांस जो है वो जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, र र र लगता है कि आवाज लुढ़क रही हो, तो इसलिए उसको कहते हैं लुंठित। और पार्श्विक जो पीछे से आए तो वो है लॉ। तो इतने तरीके से व्यंजन का विभाजन है, ठीक है ना? अब एक रह गया अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां दो हैं, जिनकी चर्चा मैं कर दूं, समय तो हो गया है लेकिन चर्चा मैं कर देता हूं। ये तो लिख लिया ना आपने? अब है तीसरा, वो है अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह, यानी कि अयोगवाह ध्वनियां यानी कि जो ना स्वर है ना ह्रस्व है। अयोगवाह ध्वनियां दो हैं, कौन से? एक तो अनुस्वार, एक तो अनुस्वार जिसके दो प्रयोग चलते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, मैं बताता हूं क्या है। और दूसरा है विसर्ग, जिसका चिन्ह है ऐसे। अनुस्वार और विसर्ग, ये दो अयोगवाह हैं, जो न स्वर है ना व्यंजन। अब अगर इसमें से अगर हम लोग देखें सबसे पहले अनुस्वार को, तो अनुस्वार को दो वर्गों में बांटा जाता है। अनुस्वार को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है अनुनासिक, अनुनासिक, और एक है निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक, इसको कहते हैं अनुनासिक और इसको कहते हैं अनुनासिक, निर्नुनासिक। इसमें पहले नाक आती है, फिर मुख आता है, नाक प्लस मुख, यानी कि नाक ज्यादा हावी रहता है, इसमें मुख प्लस नाक, इसमें नाक थोड़ा कम रहता है। जैसे हंस, और इसमें जैसे हंस, हंस, हंस और हंस, हंस का उच्चारण में नाक कम आ रहा है,
और हंस जब कहते हैं तो नाक ज्यादा आता है। अच्छा प्रिया आपकी क्लास में परेशान नहीं होती हूं, नहीं तो हिस्ट्री क्लास में नींद आ जाती है। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगेगा ये, लेकिन आगे और मजेदार आएगा जब वर्ण पे आएंगे, शब्दों पे आएंगे तो और मजेदार होगा। अभी तो मुझे बोलने का मौका कम मिल रहा है, ये बड़ा फैक्चुअल है। तो नाक मुख, नाक इसमें हंस, कई बार आप लोग देखेंगे कि प्रयोग कर दिया जाता है। कई बार लोग लिख देते हैं हंसना, ऐसे लिखते हैं हंसना, लेकिन ये हंसना सही नहीं है। ये हंसना बढ़िया से हंसना नहीं है, ये हो गया हंसना। लेकिन आजकल कंप्यूटर की सुविधा में टाइप हो जाता है हंसना ऐसे, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा ये गलत है। लिखना चाहिए हंसना, ये सही है। ऐसे ही शब्द है आंख, लोग आजकल ऐसे अखबारों में और किताब में छप जा रही आंख, ये पूरा आंख ही निकालने वाली आंख है, जबकि होनी चाहिए आंख, चंद्रबिंदु, उसको चंद्रबिंदु कहते हैं आंख। दांत, है ना। और सबसे बड़ा अत्याचार तो हुआ है चांद के साथ में। चांद ऐसे होना चाहिए, चांद में चांद होनी चाहिए, लेकिन आजकल किताबों में लिखा जा रहा है चांद ऐसे, जो बिल्कुल गलत है। ये चांद सही है, चांद का चांद ही ना रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो चांद में चांद होनी चाहिए, लेकिन लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं। हंस, चांद, है ना। यहां अंक, डंक, दंगा, ठीक है ना। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग भी होना चाहिए। ये हिंदी व्याकरण का नियम है कि जहां चंद्र बिंदु लगे वहां लगना चाहिए। चंद्र बिंदु हटाएंगे, हिंदी के पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल आगे क्लास में हम लोग और चीजों पर बात करेंगे। जब वर्ण खत्म हो जाता है, ये खत्म ही है लगभग, थोड़ा सा और, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे शब्द पे। और शब्द पे जब आएंगे तब आएंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है ना, तब इन सब चीजों पे बात करेंगे। ओके, ओमकार राजपूत, प्रिया और मोनू, विपिन देशवाल, श्याम चौधरी एंड ऑल, थैंक यू। यस श्याम, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं और फिर आगे के टॉपिक बात करते हैं। धीरे 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 पूरी हिंदी को जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, इसके बाद आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।